आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 की हिंदी पाठ 14 करेंगे। ये पाठ गद्य खंड का है और इसका नाम है एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका हैं मनु भंडारी। मनु भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर में हुआ, परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया और अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है, टीवी सीरियल भी लिखे, मतलब है ना। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान से सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूतियाँ मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। और जो ये कहानी है, हमारा पाठ है एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। मतलब इसमें कोई विशेष सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखी जीवन से जुड़े हुए हैं। जो लेखकी जीवन था उनका, उससे जो लोग जुड़े थे उनके बारे में उन्होंने लिखा है। संकलित अंश में मनु जी की किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। उन्होंने आगे चलकर अनेक लेख की व्यक्तित्व के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत सी खूबसूरत साधारण लड़की से असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। अब हम पाठ एक कहानी यह भी का सारांश पढ़ेंगे, जिससे कि हमें इसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तर करने में सहयोग मिलेगा। कहानी यह भी में लेखिका ने बताया कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था और जब वे कुछ जानने समझने लायक हुई थी तो वे अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिल मकान में रहती थी। मकान के ऊपरी हिस्से में पिताजी लिखने पढ़ने का काम करते रहते थे और नीचे परिवार के बाकी सदस्य रहते थे। उनकी माँ अनपढ़ थी लेकिन घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती थी। घर की जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है समझदार होना। अजमेर आने से पहले लेखिका के पिता इंदौर के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति के रूप में कांग्रेस और समाज सुधारक के कार्यों में जुटे हुए थे। वे न केवल शिक्षा का उपदेश देते थे बल्कि विद्यार्थियों को अपने घर बुलाकर उन्हें पढ़ाते भी थे। लेखिका के जो पिताजी थे वो उनको जीवन उनका पूरा खुशहाल था। वे कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन उसके साथ साथ वह अहमवादी और क्रोधी भी थे। उनको गुस्सा भी बहुत आता था और उनके अंदर अहंकार भी बहुत था। लेखिका बताती है कि उनके अपने पिताजी को उन्होंने टूटे हुए गुणों और आशाओं के बोझ तले दबा हुआ ही देखा है। इंदौर में उन्हें आर्थिक घाटा हो गया था। जो व्यवसाय करते थे उसके बाद वह अजमेर आ गए और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। उन्हें सम्मान तो मिला किंतु पहले जैसा धन नहीं मिल पाया। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी उनकी राजशाही ठाट बाट करने की अधूरी इच्छाओं पर उनको क्रोध बना रहता था। मतलब वो वैसे रहना चाहते थे, खूब राजसी ठाट बाट से, और पैसा कम था तो हमेशा गुस्से में रहते थे। वो सब गुस्से के रूप में निकलता था और उनका गुस्सा लेखिका के ऊपर और उनकी माँ के ऊपर उतरता था। अपनों द्वारा किए गए विश्वासघातों ने उनको इतना शक्की और चिड़चिड़ा बना दिया था कि वे बात बात पे गुस्सा करते और लेखिका और उनके भाई बहनों पर हमेशा चिड़चिड़ करते रहते थे। यहाँ लेखिका अपने पिताजी की यशोगाथा नहीं गाना चाहती, अर्थात वह उनकी कोई तारीफ नहीं कर रही है, उनके बारे में बात कर रही है कि वो कैसे थे, तो सिर्फ उनकी
तारीफ, उनकी यशोगान नहीं बताना चाह रही है। वह तो यह बताना चाह रही है कि पिताजी के कौन कौन से गुण और दोष उनके अंदर आए हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिन्होंने उनके अंदर हीनता की ग्रंथि को उत्पन्न कर दिया। लेखिका बचपन से कमज़ोर थी और उनका रंग काला था, जिस कारण उनके पिताजी उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। और उनकी एक गोरी बहन थी जो खूबसूरत थी, उसे बहुत चाहते थे और इनकी उपेक्षा करते थे। नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा ये सब पाने के बाद भी लेखिका के अंदर हीन भावना थी और वे कभी भी अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाती थी। और उन्हें इतने विश्वासघात झेलने वाले पिताजी के शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती थी। उनके अंदर भी उनकी पिता की झलक दिखाई देती थी कि इतना विश्वासघात झेला था उनके पिता ने। उन दोनों की आपस में विचारों की टक्कर भी होती थी, फिर भी पिताजी का स्वभाव लेखिका के प्रतिबिंब में दिखाई देता है। लेखिका ने बताया कि उनके परिवार की लड़कियां जब 16 वर्ष की हो जाती थी और 10वीं पार कर लेती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। लेखिका की बहन सुशीला, वो भी बहुत योग्य थी, इसलिए उसकी भी शादी कर दी गई। दोनों भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अब लेखिका को अपने अस्तित्व का बोध हुआ और अब उनके पिताजी भी उनका ध्यान रखने लगे थे। पिताजी यह कहते थे जब वो रसोई में काम करती थी तो कि तुम्हारी इतनी प्रतिभा जलकर खाक हो जाएगी, तुम ये काम मत किया करो। लेखिका अपने घर पर होने वाली विभिन्न दलों की आपसी बहसों को सुनती रहती थी। जो राजनीतिक दल थे उनकी जो बहस होती थी उसको वो सुनती थी। जब वो चाय नाश्ता लेकर जाती तो पिताजी बहस सुनने के लिए उन्हें वहीं बिठा लेते थे। लेखिका 1942 के आंदोलन की पार्टियों के आपसी मतभेद में तो अनभिज्ञ थी, वो जानती नहीं थी उसके बारे में ज़्यादा, किंतु देशभक्तों के बलिदान से मन में एक उनके पीड़ा बहुत रहती थी कि काश मैं भी देश के लिए कुछ कर पाती। एक कहानी यह भी में लेखिका बताती हैं कि वह 10वीं कक्षा तक समझ से बाहर होते हुए भी बहसें सुनती थी। जो बहसें होती थी पार्टी की, उनको सुनती थी और पुस्तकें पढ़ती। जिस स्कूल में पढ़ना प्रारंभ किया था वहीं उनका कॉलेज भी बन गया था। और 10वीं पास करके जब वह कॉलेज आई तो उनकी भेंट हिंदी की प्राध्यापिका, जो उनकी कॉलेज में प्रोफेसर थी, शीला अग्रवाल, उनसे हुई। उन्होंने लेखिका को साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करवाया। पुस्तकों के चयन, उनको पढ़कर बहस करना और साहित्यकारों के विषय में जानने की दिशा दी, जिससे कि वह आगे चलकर लेखिका बनी। कई लेखकों की रचनाओं ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। कई लेखकों की रचनाओं से वह अपनी धारणाएं बदलने का समय मिला उन्हें और उन्होंने शीला अग्रवाल से साहित्य के विषय में बहुत कुछ सीखा। शीला अग्रवाल ने लेखिका की साहित्यिक सीमा को बढ़ाने के साथ साथ उनके पिता और उनकी देश की स्थितियों के संबंध में जो कार्यक्रम बनाए उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का सामर्थ्य भी दिखाया। उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1946-47 के दौरान अनेक तरह के विरोध में युवाओं का जोश उमड़ा हुआ था। जोश की उस लहर में लेखिका भी हमेशा शामिल होती थी और इसके कारण उनके घर का वातावरण गर्म रहता था। उन्हें केवल घर में ही होने वाली गतिविधियों में सम्मिलित होने की अनुमति थी। वे बाहर नहीं जा सकती थी, घर में ही सम्मिलित होती थी, जो भी बात होती उसमें शामिल होती थी। 1946-47 की बात है क्योंकि हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हुआ था। उनके पिताजी को उनका दिन भर लड़कों के साथ नारे लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेखिका का कहना था कि जब खून में जोश होता है तब सभी बंधन डर समाप्त हो जाते हैं। इस कारण उस समय वे पिताजी से विरोधपूर्ण व्यवहार करती और अपने सारे जो हड़ताल वगैरह होती उसमें हिस्सा लेती थी। उनकी राजेंद्र यादव जी से शादी होने तक चलता रहा। लेखिका के पिताजी यश प्राप्ति को महत्व देते थे। उनका सिद्धांत था कि मनुष्य को अपना एक विशेष स्थान बनाकर जीना चाहिए, समाज में नाम सम्मान होना चाहिए। एक बार कॉलेज प्रिंसिपल ने लेखिका के प्रति अनुशासनवत कार्रवाई की और उसके विषय में उन्हें पत्र लिखा तो उनके पिताजी अत्यधिक क्रोधित हुए और बोले, यह लड़की हमारी सारी मान मर्यादा समाप्त कर देगी। और भी बच्चे थे, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। पिताजी तो गुस्से में भी आए और बहुत खुश होकर वहाँ से लौटे। कारण बताया कि कॉलेज की सभी लड़कियाँ केवल 3 लड़कियों के संकेत पर कॉलेज की कक्षाएं छोड़ देती थी, जिसमें से एक लेखिका थी। उसके कारण कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा था। यह सब सुनकर लेखिका के पिता को अपने आप पर गर्व भी हो रहा था। पूरे देश में इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। पिताजी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर लेखिका को बहुत आश्चर्य हुआ
क्योंकि उनकी कोई बात पसंद नहीं आती थी। लड़कों के साथ नारे लगाना, यहाँ वहाँ जाना, ये सब से नाराज़ होते थे पिताजी और हड़तालों में भाग लेने से। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कॉलेज में उनकी इतनी चलती है तो वो बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ़ करने लगे। तो लेखिका को बहुत आश्चर्य हुआ। लेखिका ने उस घटना का उल्लेख किया जब आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों के सिलसिले में स्कूल, कॉलेज, दुकानों को बंद करने की घोषणा की थी और बहुत सी दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवाया था। सभी विद्यार्थी शाम को मुख्य चौक पर एकत्र हुए और वहां जमकर भाषणबाजी हुई। दूसरी तरफ लेखिका के पिताजी के एक दोस्त लेखिका के विरुद्ध पिताजी के कान भर दिए। मतलब वो ये सब काम में रहती थी तो किसी एक दोस्त ने उनके पिताजी को आकर बता दिया कि वह लड़कों के साथ नारेबाजी करती है, इधर उधर घूमती है, ये ठीक नहीं है। जैसे अगर किसी के दिमाग में नहीं हो तो कोई और आके डाल जाता है, तब भी उसका असर ज़रूर होता है। उनके जाने के बाद पिताजी क्रोध की अग्नि में जलते हुए यह निश्चित किया कि अब लेखिका को घर से बाहर नहीं जाने देंगे और उन्हें अंदर ही रखेंगे। लेखिका पिताजी के क्रोध से अनभिज्ञ थी और घर पर आई। उससे कुछ पता नहीं था कि पिताजी ऐसा गुस्सा भी हो सकते हैं। और पिताजी के पास उनके घनिष्ठ मित्र और अजमेर के सम्मानी डॉक्टर अम्बालाल बैठे हुए थे। लेखिका की वे बहुत तारीफ कर रहे थे, साथ ही पिताजी को बधाई दे रहे थे और ये बता रहे थे कि उन्होंने लेखिका का भाषण न सुनकर बहुत कुछ खो दिया। इतना अच्छा भाषण देती हैं वो मनु भंडारी। इन सब बातों से पिताजी का क्रोध शांत हो गया और चेहरा गर्व से फिर चमकने लगा। वो जो कान भर के गए थे उससे जब गुस्सा आया था और उन्हें सोचा था कि डांटूंगा बहुत, उससे आ जाएगी, तो फिर जब दो उनके दोस्त आकर उनके पास बैठे थे और वो बहुत तारीफ कर रहे थे तो फिर पिताजी का क्रोध शांत हो गया। लेखिका आज भी जब उस प्रसंग के विषय में सोचती है तो उन्हें डॉक्टर साहब का प्यार और बड़प्पन नजर आता है कि उन्होंने उस छोटी सी बच्ची की इतनी प्रशंसा की। यह भी हो सकता है कि 50 साल पहले इतनी भीड़ और ऐसी परिस्थितियों में चौक पर खड़ी होकर किसी लड़की ने पहली बार बोला होगा, इसलिए भी उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। पिताजी का जीवन द्वंद्वग्रस्त था। वे सामाजिक छवि बनाए रखने के साथ साथ समाज में अपना विशेष स्थान भी बनाए रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि समाज में उनके घर की, उनके परिवार के सदस्य की कोई बुराई हो। शायद पिताजी को यह भी पता था कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से विपरीत हैं। मतलब अगर वो बाहर घूमेगी और नारे लगाएगी तो हर व्यक्ति को तो पसंद नहीं आएगा, समाज के कहीं बदनामी भी होगी। इसलिए ये दोनों बातें एक दूसरे से विपरीत थी। क्योंकि अगर लड़की घर से बाहर जाएगी, है ना, राजनीति में पड़ेगी और यहाँ वहाँ घूमेगी, नारेबाजी करेगी, तो हर व्यक्ति को तो अच्छा नहीं लगेगा। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई उसकी तारीफ करेगा तो कोई बुराई भी करेगा। एक कहानी यह भी में लेखिका बताती हैं कि 1947 में जो शीला अग्रवाल थी, उनकी प्रोफेसर, उनको कॉलेज वालों ने एक नोटिस दिया और ये कहा कि तुम लड़कियों को भड़काने का काम करती हो और अनुशासन भंग करती हो, कॉलेज में अनुशासन को हटाती हो, ख़त्म करती हो। उन्होंने तीसरे वर्ष की कक्षाएं भी बंद कर दी ताकि लेखिका और उनके साथ की एक दो लड़कियां प्रवेश न ले सके। ये कॉलेज वालों ने ऐसा किया तो कॉलेज से बाहर रहकर भी उन्होंने ऐसा बखेड़ा किया, वापस से ऐसा हंगामा किया, इतनी नारेबाजी की कि फिर कक्षाएं आरंभ करनी पड़ी। और 15 अगस्त 1947 की जीत एक लंबी प्रतीक्षा के बाद की जीत थी। इस जीत के आगे उनकी जीत कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम भी आज़ाद हुए थे। एक कहानी यह भी पुस्तक में लेखिका मनु भंडारी ने अपने लेखिकी जीवन की कहानी उतार दी है। यह आत्मसंस्मरण मनु जी की जीवन स्थितियों के साथ साथ उनके दौर की कई साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर भी रोशनी डालती है और नई कहानी दौर की रचनात्मक बेकली और तत्कालीन लेखकों की ऊंचाई नीचाई से भी परिचित कराती है। इस तरह से हमारा ये पाठ पूर्ण हुआ। इसमें लेखिका ने जो पूरी अपनी जीवन की जो छोटी छोटी बातें थी, घटनाएं थी, अपने पिता से किस तरह से वो विरोध से आगे बढ़ी, किस तरह से समाज में उन्हें विरोध सहन करने पड़े, है ना, और सब पूरा उनका बताया। और इसके बाद ही हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। अहमवादी, घमंडी, भग्नावशेष, खंडहर, टूटे फूटे हिस्से, विस्फारित और अधिक फैलना, आक्रांत, कष्टग्रस्त, निषिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो, वर्चस्व, दबदबा, राजेंद्र। यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव के बारे में कहा गया है, जिनसे लेखिका की शादी हुई थी। महाभोजन मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास। दास साहब और उसके प्रमुख पात्र हैं।
ये शब्दार्थ हुए। और इसमें किताब में हमारी 9 वर्षीय शिवांक की डायरी में एक पन्ना भी दिया है जिसको उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो आप भी अपने घर में अपना रोज़ एक पन्ना लिखने का प्रयास करें, हो सकता है आप भी कभी लेखिका बने, है ना। तो इसलिए अपनी लेखनी से कुछ कुछ लिखते रहें। तो अपने टीचर को बताएं, अपने शिक्षक को बताएं, तो पता चलेगा कि आप क्या लिख रही हैं, कैसा लिख रही हैं, आपके विचार कैसे हैं और आप क्या आगे जा सकते हैं। इस तरह से हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और खूब पढ़ो खूब बढ़ो। धन्यवाद।